आज के विशेष आपकी पहचान में आप सभी का स्वागत है। आज हमने आपके लिए एक आकर्षक बातचीत रखी है। एक टेलीकॉम इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने 3 दशक से अधिक के करियर में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व के पदों पर कार्य किया है। वह प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तब वह अपने गृह नगर भोपाल में थे और उन्होंने उसके परिणाम देखे थे। वे 4 दिन उनके कैरियर शायद कह सकते हैं उनके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दिन थे। जब दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भोपाल में हुए सबसे बुरे सांप्रदायिक नरसंहार के दौरान उन्होंने संचार चालू रखना था। जिला टेलीफोन एक्सचेंज के प्रमुख के रूप में अनुपम जी ने कुछ चुनिंदा सहयोगों की मदद से संचार को जारी रखा, जो कि एक वीरतापूर्ण कार्य था। उनका काम संतोषजनक, कभी कभी चुनौतीपूर्ण और एक अवसर पर जीवन बदल देने वाला रहा है। उन बहादुर निडर व्यक्ति में से एक है। आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मेहमान आए हैं। प्रतिभाशाली, सरल व्यक्तित्व के धनी और प्रशंसित लेखक भी हैं श्री अनुपम जी श्रीवास्तव। उनकी पहली पुस्तक, जी हाँ, उनकी पहली पुस्तक भोपाल 92 उन 4 दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में घटित सभी घटनाओं का एक काल्पनिक और मनोरंजक विवरण है। यूं कहे सही मायनों में भोपाल 92 अपने आप में एक केस स्टडी है। किस तरह चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में साहस दिखाया और उसी स्थिति को मैनेज किया। तो आइए विस्तार से जानते हैं उनके बारे में और उनकी बुक भोपाल 92 के बारे में। श्री अनुपम जी श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत, आपको नमस्कार। सर, मैं वैसे तो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन सेल्फ दीजिए तो हमें अच्छा लगेगा। सर देखिए, मेरा नाम अनुपम श्रीवास्तव, मैं भारत संचार निगम लिमिटेड में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य करता था 2019 तक। 2019 में मैं रिटायर हुआ और उसके पहले मैं टेलीकॉम में ही काम करता रहा। लगभग 38-40 ईयर्स तक मेरा टेलीकॉम में मैंने काम किया और देश विदेश में मैंने काम किया। विशेषकर DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और भारत संचार निगम लिमिटेड में रह के मैंने कार्य किया। तो यही मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। इसको मतलब कि सर ने देश में नहीं विदेश में भी काम किया है। क्या बात है सर। आपने भी एक बुक लिखी है, जैसा कि भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, भोपाल 92। तो उपन्यास लिखने के लिए, मतलब ये बुक लिखने के लिए किसी ने प्रोत्साहित किया या आपने सेल्फ आपके मन में आया कि मुझे लिखना है? देखिए अंकिता जी, मैं 2000, जैसा मैंने बताया, मैं 2019 में रिटायर हुआ और मैंने ये भी बताया कि मैं 38 से 40 वर्षों तक मैंने टेक्निकल क्षेत्र में काम किया, तकनीकी के क्षेत्र में काम किया। और आपको शायद ये पता हो और आपके सुनने वालों को भी पता हो कि लॉजिकल और टेक्निकल काम के लिए जो मस्तिष्क का क्षेत्र काम करता है वो लेफ्ट ब्रेन काम, क्रिएटिविटी के लिए राइट ब्रेन काम। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने देखा कि 30-40 वर्षों के काम करने के बाद देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माय लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन एंड देयर इज नथिंग राइट ऑन माय राइट साइड ऑफ द ब्रेन। सो ऐसा लगा मुझे कि रिटायरमेंट के बाद क्या है, एज इफ माय होल ब्रेन इज एम्प्टी, अच्छा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि आज तक जो मैंने नहीं किया, 38 से 40 साल के बीच में खाली लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन वाज एक्टिव, सो आई थॉट कि लेट मी आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट राइट साइड ऑफ द ब्रेन कैन डू व्हिच इज कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी। तो मैंने सोचा कि एक कुछ बुक लिखी जाए, कुछ लिखी जाए, बट राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक यू मस्ट नोइंग कि सबसे कठिन काम राइटिंग ही है। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मेरे इंटरेक्शंस रहे, कुछ जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जो कि आपके मस्तिष्क पर एक विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। और ऐसा एक अवसर आया था जब मैं 1992 में भोपाल में पोस्टेड था, डिविजनल इंजीनियर की हैसियत से यहाँ पर पोस्टेड था। और मैं 92 में जब बाबरी मस्जिद का प्रकरण हुआ तो भोपाल में रॉयट्स हुए। आपको ये पता होगा कि भोपाल की जो हमारी तहजीब है या भोपाल के जो लोग हैं वो गंगा जमनी तहजीब कहलाती है।
तो दोनों लोग साथ लिख के रखते हैं। जी, और पहली बार ऐसा हुआ कि 92 में रॉयट्स हुए। 1947 में भी भोपाल में कभी रॉयट्स नहीं हुए थे, 1992 में पहली बार। तो उसमें मैंने जिस तरह से एक्सचेंज मेंटेन किया और जिस तरह की मुझे समस्याएं आई, बाहर रॉयट चल रहे हैं, अंदर मेरे पास एम्प्लॉय नहीं है, और मैंने उसको कैसे मैनेज किया, उसके संबंध फिर मैंने सोचा कि एक किताब लिखी जाए। इसके भोपाल 92 के रूप में वो किताब लिखी गई और फिर प्रकाशित हुई। क्या बात है। मतलब जो इन्होंने लाइव देखा और जो इन्होंने लाइव किया वो आज आपने अपनी बुक में उतार दिया। मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, या इससे सही चीज कहते हैं ना, केस स्टडी, लाइव केस स्टडी, जो सर ने देखा, जो फील किया, जो उन्होंने फेस किया, वही उन्होंने एक बुक में लिख के दिया। हम तो वहाँ थे नहीं, क्योंकि 1992 में हम बहुत छोटे रहे होंगे। तो सर मतलब बहुत बड़ी बात है कि आज हमें वो सब चीजें आपकी बुक में जानने को मिलेगी कि एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या था। सर मैंने सुना है कि आपने आपकी लेखन यात्रा भी इसी बुक से स्टार्ट की है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि सर डिफिकल्टी तो आई होगी, क्योंकि आपने अभी भी मुझे बताया कि लिखना एक बहुत टिपिकल काम है, लेकिन जो चीज़ आपने वहाँ पे फेस की वो डेफिनेटली आपने अपने शब्दों में उतारी है। तो आपको रिकॉल करने में या आपको उस समय का सीन याद करने में थोड़ी परेशानी तो हुई होगी। नहीं, हमें ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं आपको बताता हूँ कि जो 4 दिन थे, जैसे आपने कहा जी लाइफ का, जी जी कहते हैं ना कि जिंदगी 4 दिन की होती है, और 6 तारीख को ये घटना हुई और 7, 8, 9, 10 का प्रकरण है। तो कई बार जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जो लाइफ में दे गेट एच्ड इनटू योर ब्रेन, दे गेट एनग्रेव्ड इनटू योर ब्रेन, और उसका इंप्रेशन ऐसा होता है कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी आप उसके बाद सोचो कि एक कहानी की रील की जैसे चल पड़ती, ऐसी घटना पर आधारित वो 4 दिन की बुक है, जिसमें 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर 1992 को मैंने क्या किया। मैं एक्सचेंज में जाके रहने लगा था, मैं वहीं पर सोया, और मैंने उसको एक्सचेंज को, कम्युनिकेशन फैसिलिटी को मेंटेन करने का प्रयास किया, जो कि हम कर पाए। बाहर रॉयट्स चल रहे थे, दंगे हो रहे थे, अंदर हम लोग कैसे इंतजाम कर रहे थे, तो उस सब के जद्दोजहद में क्या हो रहा था, तो उस संबंध में मैंने ये बुक लिखी है। तो मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो इट वॉज फ्रेश इन माई मेमोरी। मतलब सर तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लेफ्ट ब्रेन जो था वो एम्प्टी हो गया था। मतलब लेफ्ट ब्रेन तो इनका प्रॉपर था, सर ने राइट ब्रेन का भी यूज कर ही लिया साथ में। सर ये जो बुक है आपने जो लिखी है भोपाल 92, ये दंगों पर आधारित है और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, फिर हम इसे उपन्यास का नाम क्यों दे रहे हैं? देखिए, सच्ची घटनाओं पे तो आधारित है, परंतु अगर कभी आप कोई किताब लिखते हैं तो कई बार आपको उसमें क्रिएटिव लिबर्टी लेने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इट बिकम्स रीडेबल टू द रीडर्स। तो नहीं तो एक निबंध जैसा हो जाएगा कि अच्छा। 6 तारीख को मैं आया, मैंने ये किया, 7 को मैं आया, मैंने ये किया, 8 को, तो वो एक निबंध जैसा हो जाएगा। तो इन ऑर्डर फॉर इट टू बिकम ए रीडेबल बुक, आई ट्राई टू मेक इट एज ए नॉवल, जिसमें हम जो उस समय की जो घटनाएं हो रही थी, उस घटनाओं को मैंने डायलॉग्स के थ्रू, और लोग बात कर रहे हैं उसके थ्रू उतारने की कोशिश की हुई है, और एक क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए भी अपने पाठकों को ये बताने की कोशिश की है कि जीवन कैसा है, कैसे चलता है, उसमें मार काट का क्या क्या महत्व है, और अंत में क्या होता है कि सब व्यर्थ ही हो जाता है। तो कुछ फिलोसॉफिकल पार्ट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक नॉवल का फॉर्म ना दें। इसीलिए a novel becomes more readable, more interesting to read for the people, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको एक नॉवल का नाम दें, और जबकि ये एक सत्य घटना पर आधारित है। हाँ मतलब कई बार हम सीरियल्स भी देखते हैं तो बोलते हैं कि रियल घटना पे आधारित है, बट वो लोग अपनी तरफ से कुछ एड ऑन करके कुछ संदेश भी देना चाहते हैं, या उनसे उनने जो माइंड में सीखा है वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डाल के बताते हैं कि ये चीज़ गलत है या सही है। तो वही चीज़ आपने इस बुक में भी हमें दी है। तो सर एफर्ट तो डेफिनेटली सब बहुत लगते हैं, और सर ने ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन भी कर दी कि लिखना इट्स अ वेरी टफ का। सर कितना समय आपको इसमें लगा? देखिए, इसमें करीब सवा साल से लेकर के 1.5 साल, 1.5 years आप कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट से लेकर के उसको ले जाने में, लिखना, फिर एडिटिंग, सेल्फ एडिटिंग, फिर उसके बाद पब्लिशर्स के थ्रू एडिटिंग, ये सब करते करते करीब 1.5 साल का समय उसमें लगा।
सर इतना एक क्वेश्चन जानना चाहूँगी। आपने जब ये लिखी बुक, तो आपने सेल्फ लिखी, तो आपकी किसी ने मदद की या आपको किसी ने सजेशंस दिए कि इसमें ये सुधार करना चाहिए या ये, या आपने अपने अपने ही हिसाब से उसको पढ़ पढ़ के उसको ठीक करते चले गए कि हाँ मुझे यहाँ पे ये वर्ड्स करेक्ट करना चाहिए? देखिए अभी आप सब लोग आप तो मेरे ख्याल से जेन जी या जेन अल्फा वो होंगे अभी जनरेशन के, तो इस जनरेशन में आईटी का बहुत उपयोग होता है। जी जी। तो ये आईटी के ऐसे बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप लिख सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, ग्रामर इंग्लिश वगैरह भी आप ठीक कर सकते हो। तो वो तो है ही, पर उसके साथ साथ पत्नी का भी बड़ा योगदान होता है। तो और पत्नी का एक विशेष अधिकार भी होता है कि वो गलतियां निकालने में सबसे ऊपर रहती है। मैं जो भी लिखता था सबसे पहले गलतियां निकालने का काम तो उनका ही रहता था कि यहाँ ये गलती है, यहाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको इस ढंग से लिखो। So as you can say that she was the first the critic or first person who corrected my novel. But at the same time, AI has played a very big role in writing the novel. कि आजकल ये टूल्स बहुत अच्छे से उपलब्ध हैं। मतलब सर को मैं अकेले क्रेडिट नहीं दूंगी, सर की वाइफ को भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए बुक में, क्योंकि सर ने लिखा लेकिन करेक्शन तो मैं उनकी तरफ से हुआ। क्या बात है सर, मतलब वाइफ भी इंटरेस्ट ली है आपकी कि आपने जो लिखा उसमें आपको आपके कार्य में पूरा सहयोग उन्होंने दिया। जी और अच्छा बिल्कुल। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर मैं जानना चाहूंगी कि इसमें जो कुछ घटनाएं हुई है, अभी तो हमने नॉवेल पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें भी मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट में आप कुछ ऐसी घटनाओं पे जो विशेष आपको जैसे दिल को छू गई हो या तकलीफ दी हो, ऐसी घटनाओं पे प्रकाश डालें। देखिए दो घटनाएं उसमें जो कि काफ़ी अफेक्ट करती हैं, जिसने मुझे भी बहुत अफेक्ट किया। एक तो पहली घटना ये थी कि मेरा जो ड्राइवर था वो मुसलमान था और वो हमको रोज़ ले जाता था, और उसके साथ जब मैं जा रहा था तो 7 दिसंबर को जब पहली बार तो गोफ्ता के पास दंगे हुए थे तो हमारी जीप उस दंगे में फंस गई थी। तो उसने किस तरह से अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी मुझे उन दंगों की परिस्थिति से निकाला। एक बहुत ही एक टचिंग वो था कि कैसे उसने वो काम को किया। तो मुस्तफ़ा उसका नाम ड्राइवर का, हालांकि थोड़ा परिवर्तित नाम है क्योंकि नॉवल में आपको ये लिबर्टी मिल जाती है कि आप नाम बदल के भी रख सकते हो, पर ये सत्य घटना पर आधारित था कि उसने कैसे मुझे मदद करके, हमारी जो एक जीप थी उसमें मैं ऑफिस जा रहा था तो कैसे उन्होंने उस परिस्थिति से हमको निकाला, या हम दोनों कैसे उस परिस्थिति से निकले। वो एक बहुत बड़ा है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ऐसा हुआ और हम लोग बच पाए उस परिस्थिति से। दूसरा एक और प्रकरण मुझे उसमें जो बहुत दिल को छुआ वो ये था कि एक हमारा एक और एम्प्लॉय था। अब भोपाल आप जानते हो कि भोपाल में मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन बराबर बराबर है लगभग, पर इतने मित्रता से इतने घनिष्ठता से वो रहते थे, और जब दंगा हो जाता है तो सबकी मानसिकता थोड़ी बदल जाती है। एक हमारा एक ऑपरेटर था, वो बहुत ही बढ़िया, मतलब वन ऑफ द फैंटास्टिक पर्सन, फैंटास्टिक टेलीकॉम एम्प्लॉय, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता था, परंतु उस दंगे में कई बार मानसिकता बदल जाती। तो ऐसा कहते हैं, तो सत्य है कि नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा कहा गया था कि उसने 3 लोगों को मार दिया और बाद में फिर पुलिस ने आके उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसको मार दिया। और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में रखी थी। और मुझे वो प्रकरण बहुत अच्छे से याद है कि उनके परिवार वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अब सब जो हो गया सो हो गया, पर आज उसको एक इज्जत से दफनाने की आवश्यकता है। और फिर हम लोगों ने उनके परिवार के साथ मिलकर जाके मॉर्चरी में उसकी बॉडी को उठा के उसको दफनाने का कार्य किया। और जो मैंने मॉर्चरी का सीन देखा कि वहाँ पर, जो कि आपके हिस्टोरिकल बुक्स में भी कई बार आपको मिल जाएगा जो उस दंगे की बाबत लिखी गई है, तो वहाँ पर शोकंबा था। और हिंदू मुसलमान का फिर कोई, जब एक बार मृत्यु हो जाती है तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो तो एक बॉडी हो जाती है, इट्स अ बॉडी। उसका जो मैंने वर्णन किया है अपने नॉवल में बहुत ही टचिंग है। उसको कोई जो पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा कि मृत्यु के बाद तो कुछ बचता नहीं है। यहीं पर फिर मैंने अपने व्हाई यू आस्क व्हाई इट इज नॉवल, आई टुक एडवांटेज ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी। तो मैंने फिर उस सीन को जो मैंने देखा था उसका मैंने फिर वर्णन किया कि मरने के बाद क्या हर हर महादेव और क्या अल्लाहू अकबर, तो बॉडी
कल तक जो व्यक्ति तलवार खंजर लेके भाग रहे होंगे, आज वो वहां पर असहाय पड़े हुए हैं। या कोई हिंदुओं की तरफ से कोई हो रही होगी, वो असहाय पड़े हुए। इसका जो मैंने फिर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है क्रिएटिव लिबर्टी, तो मैंने नॉवल में लिखा कि मैं रात को उस दिन सोया, मुझे एक सपना आया। उस सपने के ड्रीम के माध्यम से, थ्रू ए ड्रीम सीक्वेंस, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट व्हाट हैपेंस, व्हाट आप ये कह सकते हो कि इसकी कितनी फ्यूटिलिटी है, सच एरोगेंस एंड सच एक्ट्स आर सो फ्यूटाइल। इसका मैंने इसको वर्णन किया है। दैट इज आल्सो वेरी टचिंग सर पार्ट। लिटरली आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब लिटरली लग रहा है कि हार्ट टचिंग तो है, क्योंकि जिस एम्प्लॉय ने आपके साथ इतना काम किया और आप जितनी तारीफ उनकी कर रहे हैं, और एक अनदर पार्ट ये हुआ कि एज पर द पुलिस रिकॉर्ड उन्होंने मर्डर भी किया है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और पुलिस ने आके उन्हें भी मार दिया। मतलब लिटरली बहुत टिपिकल सिचुएशन आपके लिए उस समय रही होगी फेस करने के लिए, समझ सकते हैं। बट सर कुछ कह नहीं सकते, दिस इज लाइफ। दिस इज लाइफ। और लिटरली सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, मरने के बाद तो सब एक बॉडी की तरह हो जाते हैं। और सर वैसा भी है ना कि जब पैदा होते हैं तब भी क्या होता है, अब बाद में डिसाइड होता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। तो सर सही है कि आपका एक नॉवेल के थ्रू जो मैसेज आ रहा है, या आप जो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ों को लेकर दंगे ना करें, सॉल्यूशन बात से भी किए जा सकते हैं। क्योंकि कोई इंसान लाइफ में है तभी तो आप उसकी वैल्यू कर पाओ, उसे समझ पाओ, और अगर वो मर ही गया तो क्या उसकी वैल्यू है। बिल्कुल, बहुत सही। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी नॉवेल के थ्रू। देखिए, नॉवल में 3 स्ट्रीम्स हैं, मतलब जो कि इंटरवूवन है नॉवल में। तो एक तो स्ट्रीम ये है कि बाहर दंगे हो रहे हैं और उसको कैसे प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है कि एक बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ के रहते हमको अपना एक्सचेंज मेंटेन करना, उसकी क्या जद्दोजहद हो रही है। तीसरा टेक्नोलॉजिकल पार्ट है कि उस समय टेक्नोलॉजी कैसी थी, उसका भी मैंने थोड़ा जिक्र किया है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, मैनुअल एक्सचेंजेस थे, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता था। तो 3 स्ट्रीम्स आर इंटू अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिव लिबर्टी, एज आई हैव सेड की। तो संदेश तो मेरा इसमें पाठकों को यही है कि दंगे की स्थिति एक भाई भयावह स्थिति है और उसको भड़काने वाले कुछ तत्व होते हैं और उसको संभालने वाले कोई तत्व होते हैं। इसके बीच में इंसान पिसता है। आप तो शायद आपने बताया कि आप काफ़ी यंग रही थी उस समय बहुत छोटी नहीं होगी, पर उस समय भी भड़काने का प्रयास किया जाता था। वो प्रयास ऐसे होता था, जो कि एक हिस्टोरिकल बुक्स में भी वर्णित है। एक मारुति वैन में लाउड स्पीकर और टेप रिकॉर्डर लेके जगह जगह घूमा जाता था और अरेरा कॉलोनी में अगर पहुंच गए, जहाँ की हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पर नारे अल्लाह अकबर, इस तरह के नारे लगे, मारो काटो। ऐसा लगता था कि कोई बड़ी भारी फौज, बड़ा बड़ा ग्रुप, बड़ा सारा ग्रुप आ रहा है जो कि मारकाट कर रहा है। और दूसरा, उसको किसी दूसरे एरिया में ले जाके वहाँ पर हर हर महादेव करके नारे लगाए जाते थे। एक कोई तबका था जो कि इसको शायद भड़काना नहीं चाहता, एक तबका था जो कि इसको बचाना चाहता। तो उस मेरा उसमें मैसेज यही है कि लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है कि जो दंगों की स्थिति रहती है बड़ी फ्यूटाइल रहती है और कौन भड़का रहा है उसको भी जानने की आवश्यकता है। का कहना है जैसे कि लिटरली अपने ब्रेन का यूज करना चाहिए। भड़काने वाले बहुत है, समझाने वाले बहुत है, लेकिन आपका ब्रेन आपके अच्छे और बुरे को बहुत अच्छे से समझ सकता है और आपको समझा भी सकता है। सर मैं आपसे जानूंगी कि आपके आपके जो पाठक है, जो भी आपकी बुक पढ़ते हैं या आप जो भी आपके इंटरव्यूज देखेंगे, तो आप उनसे क्या उम्मीदें करते हैं और आप उनसे कैसे जुड़ना चाहते हैं। देखिए, पढ़ने के बाद सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को कैसा लगा उसको पढ़ के, क्योंकि क्या उनके मन में ऐसे विचार आए कि हाँ ये सब बिल्कुल फ्यूटाइल चीज़ है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसे विचार आए कि नहीं ये तो ऐसी स्थिति में तो हमको अपने हथियार ही उठा लेने चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे लोगों को पढ़ के, मेरा प्रयास तो यही है कि लोग समझें इस चीज़ को कि जो दंगे हैं बड़े फ्यूटाइल होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता और कुछ लोग भड़काते हैं
हम लोगों के दिमाग की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जब हम अच्छा बुरा भूल जाते हैं माइंड और वॉश कर उसमें देते माइंड हैं। वॉश के उस स्थिति में हम लोग झगड़ा करने लगते हैं, तो वो ना किया जाए, ये मेरा संदेश है। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये संदेश क्या लोगों के पास पहुंचा, और आपके माध्यम से भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सुनने वालों को या फिर उसके बाद पढ़ने वालों के पास ये संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इसके रिव्यूज जरूर दें। जैसा सर ने कहा है, एक बार हम भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने इस बुक को पढ़ा या सर की बातों को जाना तो आपने क्या महसूस किया और आपने क्या निर्णय लिया अपनी लाइफ के लिए। सर, आपकी आगामी पुस्तक क्या है और उसकी थोड़े विशेष जानकारी उसके बारे में आप मुझे बताएं। हाँ देखिए, बिल्कुल, उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये पुस्तक जो है, ये नॉवल है, ये अमेज़न पे भी उपलब्ध है और यहाँ के बुक स्टोर पे भी उपलब्ध है। और मेरा भी प्रयास है कि इसको अगले 1-2 महीने के अंदर हिंदी में ट्रांसलेट करके एक बार फिर से मैं लॉन्च करूँ। और ऐसे मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मैं आगे भी लिखना चाहता हूँ। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई थी जब मैं मणिपुर में पोस्टेड था, और मणिपुर में भी उस समय एक्सट्रीमिज्म का एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, और उस ग्रुप्स के बीच में रह के टेलीकॉम इंजीनियर्स को अपना काम करना था। तो वो भी एक एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ कि हमारा देश कैसे कैसे विचारधाराओं से गुजरता हुआ आज पहुंचा है कि हम इतने अपने आप को इतना हमने इतनी तरक्की की है और हम इतने एडवांस कह सकते हैं अपने को, पर कई बार ऐसे परिस्थिति को भी सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके संबंध में भी मैं एक लिखना चाहूँगा किताब। और अंत में मैं दूरसंचार विभाग के बारे में भी, या भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में, मेरे जो कार्यकाल के अंतिम कुछ वर्ष रहे उसमें क्या परेशानियाँ आई और कैसे हमने भारत संचार निगम लिमिटेड को निकाल के तरक्की के पथ पर लेके आए या उसका प्रयास किया, उसके बारे में भी मैं एक किताब में नॉवल आगामी वर्षों में लिखना चाहता हूँ। देखिए कैसा होता है। नहीं सर, ऑल द बेस्ट। सर, जब इरादे कर ही लिए हैं तो मंजिल तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी। आपने विदेशों में भी काम किया है, तो वहाँ का आपका जो परेशानियाँ आई, क्या वो भी आप अपनी पुस्तक में लिखना चाहेंगे? मैं एक बार मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से जब 90 भोपाल के तुरंत बाद ही 94 में मैं अफ्रीका का एक देश था जिम्बाब्वे, वहाँ पे मैंने 5 वर्ष के लिए कार्य किया, क्योंकि उस समय जिम्बाब्वे नया नया उसको स्वाधीनता मिली थी और उनको दूरसंचार कैसे चलाते हैं, रेलवेज कैसे चलाते हैं, या उसके संबंध में बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया था, तो वो दूसरे देशों से एक्सपर्ट्स को बुला के सीखना चाहते थे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पर मैं आपको एक बात यहाँ पे बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप you feel that you are an experienced person and you go to some other country to tell them what is to be done, but in the process you come back as a learned person, you learn from that country and come back. मेरा जो बाहर का एक्सपीरियंस जिम्बाब्वे में हुआ, गए तो हम इस उद्देश्य से थे कि उनको कुछ सिखा सकें, पर मैं आज कह सकता हूँ कि उनसे कुछ सीख के भी आए। वो भी एक सब्जेक्ट हो सकता है आगे बताने का, दिखाने का, समझने का एक टॉपिक। देखिए, मतलब सर ने देश विदेश सभी दूर BSNL का झंडा तो गाड़ा है, हमारे देश का नाम तो रोशन किया है। सर, इतनी अच्छी बुक्स लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई। और डेफिनेटली सर, हम हमारे व्यूअर्स की तरफ से और हम अपनी तरफ से भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस बुक को आप हिंदी में जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे अधिकतर पाठक जो है वो हिंदी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। इंग्लिश बहुत फ्लुएंसी, बहुत मतलब पुराने लोगों की नहीं होती है, नए आज की जनरेशन तो बहुत जल्दी कवर करती है, लेकिन पुराने लोग हैं जो हिंदी में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आपकी जो नेक्स्ट बुक होगी वो भी आप हिंदी में ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए, जैसे मैंने इस पुस्तक के बारे में बताया, तो मैंने बहुत ज़्यादा शेरो शायरी तो नहीं की है, पर इसके पुस्तक में या इस नॉवल में हर चैप्टर के पीछे कोई ना कोई मैसेज या हिंदी की 4 लाइनें या कि गाने के फॉर्म में लिखी हुई है, तो जो कि उस चैप्टर के क्रक्स को बताती है। तो जैसे उसमें एक चैप्टर का जो मुझे अभी हाल में ही याद आ रहा है कि वो शायरी तो नहीं है, पर ये है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जीवन में चल के मिलेंगे साहिबा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए, और आगे ऐसे ही हमें बुक्स पढ़ने को मिलती रहे और आप लिखते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका।